आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के प्राचीन इतिहास से जुड़े हुए एक ऐसी सभ्यता पर जो कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहा है और ये है सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता पूरी दुनिया में उन प्राचीन सभ्यताओं में से है जो न केवल बहुत अधिक बड़े क्षेत्र पर विस्तृत थी, बल्कि इसकी उन्नत तकनीक, उन्नत भवन निर्माण शैली और जीवन यापन की नवीन तकनीकों ने उस समय एक प्रतिमान स्थापित किया था और इस तरह की सभ्यताओं का अस्तित्व पूरी दुनिया में नहीं था। आज से लगभग 4000 साल पहले अगर हम देखते हैं तो दुनिया में चार बड़ी सभ्यताओं का अस्तित्व था। उसमें नील नदी की घाटी हमको इजिप्ट या मिस्र की सभ्यता दिखाई पड़ती है, जबकि टिग्रिस और यूफ्रेटस, जिसको हिंदी में दजला और फरात कहते हैं, इस नदी के घाटी में हमको दिखाई पड़ता है मेसोपोटामिया या सुमेरियन सभ्यता। जबकि सिंधु और इसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में जो सभ्यता विकसित हुई उसे हड़प्पा या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। और इसी समय चीन में भी एक सभ्यता विकसित हुई और ये सभ्यता वांगहो नदी की घाटी में विकसित हुई। लेकिन इन चारों सभ्यताओं में सिंधु घाटी की सभ्यता न केवल सबसे विस्तृत सभ्यता थी, बल्कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण सभ्यता भी थी। सिंधु घाटी को ऐतिहासिक कालानुक्रम की दृष्टि से हम लोग प्रोटो हिस्ट्री फेज में रखते हैं। आद्य इतिहास वास्तव में इतिहास के तीन जो प्रमुख बिंदु रहे उसमें से एक है। जब ट्राई पार्टी डिवीजन, त्रिस्तरीय विभाजन किया जाता है इतिहास का, तो उसमें पाते हैं कि एक ऐसा काल था जब मानव ने लिखना शुरू किया था, लेकिन उस लेखन शैली को पढ़ा नहीं गया अब तक। उसी काल को कहा जाता है आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड। इसके पहले का इतिहास कहलाता है प्राक इतिहास या प्री हिस्टोरिक पीरियड। इस समय मानव को लिखने का ज्ञान नहीं था और इस समय जो भी पाषाण काल की सभ्यता, स्टोन एज, लिथिक पीरियड है, वो पूरा शामिल किया जाता है। जब से मानव ने लिखना शुरू किया और उस लेखन को हम लोग समझने में सक्षम हैं अब, उस इतिहास के काल को ऐतिहासिक या हिस्टोरिक पीरियड कहा जाता है और उसे तीन काल में विभाजित किया जाता है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक काल में। तो ये सिंधु घाटी की सभ्यता वास्तव में आद्य इतिहास का भाग था, जहां पे लोगों ने लिखना शुरू कर दिया था, लेकिन उस लेखन को आज तक समझा नहीं जा सका है। दूसरी बात रही कि ये सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, ब्रॉन्ज एज सभ्यता थी। ब्रॉन्ज वास्तव में एक मिश्र धातु था जो तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता था। दुनिया में इसके पूर्व तांबा, कॉपर एज आ चुका था, जिसको चैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन का नाम दिया जाता है। तो चैल्कोलिथिक सिविलाइजेशन का भारत में आगमन नहीं होता है, भारत में सीधा सीधा ब्रॉन्ज एज ही आ जाता है और वो इंडस वैली फॉर्म में होता है। जहां तक रहा इसका काल, तो वो लगभग 2500 से 1750 बीसी, मतलब बिफोर बर्थ ऑफ क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले से 1750 का जो काल था उस समय का माना जाता है। और उस समय ये बहुत अधिक विकसित अवस्था में आ चुका था। हालांकि इसके तीन फेज रहे हैं, प्रारंभिक अर्ली फेज, मैच्योर फेज और डिसिपिएशन का लास्ट फेज रहा। तो ये सारे फेज हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब हम लोग इसके सबसे पहले जो खोज हुई है इस पर चर्चा करेंगे। देखो, सिंधु घाटी की सभ्यता जो अस्तित्व में आई वो बड़े नाटकीय घटनाक्रम का परिणाम था। हुआ ये था कि इस क्षेत्र में रेलवे लाइन का निर्माण हो रहा था और रेलवे लाइन कराची से लाहौर के बीच में बनाया जा रहा था। इसी बीच कुछ जानकारी प्राप्त हुई लोगों को कि यहाँ पे बहुत अधिक ईंटें मिलती हैं। और ईंटें कहाँ मिलती हैं? तो मोहनजोदारो क्षेत्र में। तो यहीं पे जो काम करने वाले उस समय इंजीनियर थे, जेम्स और विलियम बर्टन, ये 1856 में उस क्षेत्र में जाते हैं और ईंटों का टीला देखते हैं। इसके पूर्व भी यहाँ पर चार्ल्स मैसन नाम का एक एक्सकेवेटर था जो कि पहुंचा था और उसे सील प्राप्त हुआ था। सील मतलब वहां की एक अलग तरह की मुहरें प्राप्त हुई थी, लेकिन बहुत अधिक खुदाई नहीं हो पाई थी। इसके बाद जब ये जानकारी रेलवे लाइन की खुदाई से प्राप्त होती है, तो
1921 में दयाराम सहनी ने पाकी के खुदाई का कार्यभार अपने हाथ में लिया और 1921 में इन्होंने हड़प्पा नगर के अवशेषों को बाहर निकाला। उसके बाद अगले ही साल 1922 में राखल दास बंदोपाध्याय, आर डी बनर्जी जिनको कहा जाता है या बंदोपाध्याय दोनों नाम आते हैं, इन्होंने 1922 में हड़प्पा की मोहनजोदारो की खोज की। मोहनजोदारो वास्तव में मृतकों का टीला कहलाता था, माउंट ऑफ डेड। और यहाँ पे जो लोग थे वो आमतौर पे कम जाया करते थे। कारण ये था कि यहाँ पे इस तरह के कंकाल और अवशेष प्राप्त होते थे, लेकिन ईंटें यहाँ भी बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त हो रही थी। इसी बीच में जब राखलदास बनर्जी और दयाराम सहनी खोज कर रहे थे, इनके पहले भी अलेक्जेंडर कनिंघम नाम के एग्जीक्यूटिव ने इसका खोज किया था, लेकिन उनकी खुदाई पूरी नहीं हो पाई थी। तो ये सारी कुछ बातें जो थी वो सिंधु घाटी के सभ्यता के नाटकीय रूप से प्रकाश में आने की कहानी थी। और अब हम लोग चलते हैं इसके अगले फेज की तरफ कि भाई इसका नाम क्या क्या रखा गया। तो देखो, जो इसका नाम रखा गया वो जो सबसे प्रमुख नाम आता है वो आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता। चूंकि सारा सभ्यता सिंधु घाटी के आसपास विकसित हुआ, तो उस समय के हमारे सर्वेयर जनरल थे जॉन मार्शल, इन्होंने इस पूरी सभ्यता को नाम दे दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन। कुछ लोगों ने इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा, क्योंकि हम देख रहे थे कि दयाराम सहनी ने 1921 में सबसे पहले हड़प्पा में खोज की थी। कुछ लोगों ने सरस्वती सिंधु सभ्यता भी नाम दिया, क्योंकि उस समय सरस्वती नदी के आसपास भी इसका विकास होता है। जहां तक रही इसके विस्तार की बात, तो इसका विस्तार जो था वो बहुत बड़े क्षेत्र में था। और वो बड़ा क्षेत्र आप देखिए इसको कि वो बड़ा क्षेत्र था 12,99,600 स्क्वायर मील किलोमीटर। इतना बड़ा क्षेत्र अगर हम भारत के आज की राजनीतिक सीमाओं से तुलना करें तो हम पाते हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग ये 1/3 बनता है। आज भारत का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है और उसमें 12 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया इसका हो जाता है। तो इतनी बड़ी सभ्यता जो फैली हुई थी वो न केवल भारत में थी बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान में भी ये दिखाई पड़ता है। ये सभ्यता त्रिभुजाकार आकृति में फैली हुई थी। तो ये पॉइंट नोट करके रखना है कि आकार इसका त्रिभुजाकार था और क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर था। इस सभ्यता के अब तक 250 से ज्यादा स्थलों की खुदाई हो चुकी है, उसके अवशेष प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन उसमें से केवल 6 को बड़े नगर की संज्ञा दी जाती है। ये जो बड़े नगर हैं, इनको अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हुए देखते हैं तो लोथल, चहुंदरो, मोहनजोदारो, कालीबंगा, बनवाली और हड़प्पा, ये जो 6 स्थल हैं, इन्हीं को शहर की उपाधि दी जाती है, नगर माना जाता है। हाल ही में 2-3 अफगानिस्तान के भी क्षेत्रों की खोज हुई है और इसमें सोर्तोगुल और मुंडीगाक प्रमुख हैं। तो अभी तक इसके पूरे स्थलों की खोज हो नहीं पाई है। कारण यह है कि यहाँ पे या तो लोगों ने इन अवशेषों के ऊपर अपने मकानों का निर्माण कर लिया है या ऐसे अवशेष अभी भी बहुत गहराई में दबे हुए हैं। अब आते हैं, इसका विस्तार 12,99,600 किलोमीटर में था। तो इसकी सीमाओं को देखें कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन से स्थान थे यहाँ पे। तो यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न बने हुए हैं। अगर हम बात करें कि सबसे दक्षिण में कौन सा भाग था, तो दक्षिण इसका विस्तार दिखाई पड़ता है गोदावरी नदी तक। और यहाँ पे दाइमाबाद नाम का एक स्थान मिला है जहां से सिंधु घाटी के अवशेष प्राप्त होते हैं। ये दाइमाबाद गोदावरी नदी की सहायक प्रवरा की प्रमुख सहायक नदी है, ठीक है। और जहां तक उत्तर के विकास की बात है तो उत्तर में इसका विस्तार मांडा, जो कि जम्मू में स्थित है, वहां तक था। और ये मांडा चेनाब नदी के तट पर दिखाई पड़ता है। वहीं पश्चिम में इसका विस्तार हमको सुतका गैंडोर तक दिखाई पड़ता है, जो कि आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मकरान तट पर स्थित है। वहीं पूरब में
इसका विस्तार उत्तर प्रदेश तक दिखता है। उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर इसका पूर्वी सीमा बनाता है और जो गंगा एवं यमुना के दोआब क्षेत्र में स्थित है। तो अगर आप इसके पूरे विस्तार को देखेंगे तो ये कुल मिलाकर जो है एक बहुत बड़े एरिया में विस्तृत है, जहाँ पे पर्वत भी दिखाई पड़ता है, जहाँ पे मैदान भी है, जहाँ पे महासागरीय तट भी दिखाई पड़ रहा है। अब आते हैं इसकी प्रमुख विशेषताओं पर एक बार नजर दे लेते हैं। यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। देखो, ये मोहनजोदारो का एक लेआउट है, शहर का एक पूरा विस्तार दिखाई पड़ता है। जब हम शहर के विस्तार को दिखते हैं तो शहरों का निर्माण बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से किया गया, साइंटिफिक अप्रोच पर किया गया। शहर हमेशा एक निश्चित दिशा का अनुसरण करते थे। आप देख सकते हो, पूर्व दिशा के जो आवास होते थे वो पूरे आवास जो होते थे वो निम्न श्रेणी के लोगों का निवास स्थान होता था। वहीं पश्चिम दिशा में किले और परकोटों का निर्माण किया जाता था, सीडेटल का निर्माण किया जाता था और यहाँ पे जो पॉलिटिकल लीडर्स या राजकीय लोग थे वो निवास करते थे। आमतौर पे ये पूरा शहर जो बनाते थे वो पूरा शहर बाउंड्री वॉल में बनाते थे घेर कर। तो यहाँ शहर आमतौर पे दो पार्ट में डिवाइड हुआ दिखाई पड़ता है। अपर पार्ट जो कि वेस्टर्न साइड में था वो, और दूसरा लोअर पार्ट जो कि ईस्टर्न साइड में है। ये जो फोर्टिफाइड किलाबंद पश्चिमी भाग था वहां पे बहुत तरह की सार्वजनिक भवनें मिलती हैं, जैसे बृहद अन्नागार, ग्रेनरी, बृहद स्नानागार, तो पब्लिक बाथ, ऐसे स्ट्रक्चर यहाँ पे मिलते हैं हमको, जो फोर्टिफाइड सिडेटल है, जो किला है उसके अंतर्गत। वही नीचे का जो क्षेत्र था वहां पे ईंटों के बने हुए पक्के मकान दिखाई पड़ रहे थे। इसका दो एक्सेप्शन है कि इस तरह का संरचना दो जगहों पर नहीं मिला है, और ये दोनों एक्सेप्शन ध्यान रखिएगा। धौलावीरा, जिसको हाल ही में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है, धौलावीरा एक ऐसा शहर है जो कि 3 भागों में विभाजित है। पहला अपर पार्ट, दूसरा मिडिल पार्ट और तीसरा लोअर पार्ट। तो वहां पे शहर 3 अनुक्रम सीरीज में दिखाई पड़ते। वहीं पे चहुंदरो एक ऐसा बड़ा शहर है जहां पे सीडेटल, ये जो बड़े भवन है वो दिखाई नहीं पड़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं इन भवनों की कुछ आधारभूत विशेषताओं को देख लेते हैं। देखो, सबसे आधारभूत जो विशेषता हमको दिखाई पड़ रही है वो दिखाई पड़ रही है ग्रेट बाथ। जब हम ग्रेट बाथ की बात करते हैं तो वृहद स्नानागार, ये वृहद स्नानागार यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, बना हुआ जो मूव कर रहा है। ये वृहद स्नानागार मोहनजोदारो या हड़प्पा की प्रमुख विशेषताएं थी, और ये उसी सीडेटल में, फोर्टिफाइड सीडेटल में स्थित हुआ करता था। इसका जो आकार मिला है मोहनजोदारो से वो बहुत बड़े आकार का मिला है। आप देख सकते हो, ये कुछ इस तरीके का है। सीडेटल जो हमारा है, फोर्टिफाइड सीडेटल, ये उस तरीके से ऊंचा उठा हुआ होता ही था। तो वहां जो बृहद स्नानागार हमको प्राप्त होता है वो स्नानागार काफी लंबा चौड़ा और वेल फर्निश्ड है। इस स्नानागार का जो मेजरमेंट करते हैं तो ये लगभग 2.5 मीटर गहरा, गहराई इसकी 2.5 मीटर आ जाती है। चौड़ाई अगर देखते हैं हम यहाँ से यहाँ तक, तो ये चौड़ाई लगभग 12 मीटर 11.88 मीटर तक है। वही लंबाई 7 मीटर के आसपास दिखाई पड़ रही है। तो एक बहुत अच्छे स्विमिंग पूल की तरह ये बना हुआ दिखाई पड़ता है। इसका प्रयोग किया जाता था धार्मिक अनुष्ठानों के संदर्भ में, और रिचुअल बाथिंग जो इसमें करते थे उसी के लिए मेनली इसका यूज किया जाता था। आज भी हम लोग देखते हैं कि जो भी हमारे रिलीजियस सेंटर होते हैं वहां पे इस तरह के जो है वो बाथिंग पॉन्ड बनाए जाते हैं। आपने फेसबुक पे बहुत बार देखा होगा अमृतसर का गुरुद्वारा। तो हमारे अलग अलग धर्मों में भी इस तरह के जो है वो व्यवहार प्रयोग में लाए जाते हैं। दूसरा बड़ा स्ट्रक्चर था ग्रेनरी। ग्रेनरी मतलब अन्नागार। ये जो आप देख रहे हो एक माउंट बना हुआ, यही है ग्रेनरी या अन्नागार। जो भी इनके पास प्रोडक्शन होता था वो इसी में
स्टोर करते थे और जब कभी बाढ़ वगैरह आ जाता था तो उस कंडीशन में इसी का यूज किया जाता था। मोहनजोदारो में हमें एक बड़ा ग्रेनरी मिला है, लेकिन हड़प्पा में 6 ग्रेनरी मिले हैं सीरीज के रूप में, और इनका आकार जो था वो इस ग्रेट बाथ से बड़ा था। इसका साइज लगभग, अगर चौड़ाई की बात करते हैं तो ये लगभग हमको दिखाई पड़ता है 45 मीटर। ये हड़प्पा का था। तो यहाँ पे 6 ग्रेनरी मिले हैं। मोहनजोदारो में इसकी लंबाई पूरी लगभग 45 मीटर हो जाती है और चौड़ाई 15 मीटर हो जाती है। तो बहुत बड़े अन्नागार का इन्होंने निर्माण किया है। अब आते हैं हम लोग शहर के दूसरी विशेषताओं को देखते हैं, निचले शहरों को देखते हैं। तो निचले शहर में सबसे पहला जो पॉइंट ध्यान रखना है, वो निचला शहर भी किला बंद था, उसका भी परकोटा या उसमें भी कुछ जो थे वो फोर्टिफिकेशन मिलते हैं। और ये फोर्टिफिकेशन वास्तव में हमको ध्यान रखना है कि ये सुरक्षा या बाहरी आक्रमण से बचने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि इसका निर्माण किया गया था इस सिंधु नदी के पानी के इनंडेशन, बाढ़ से बचने के लिए, फ्लड से बचने के लिए। दूसरी बात, जो भवनों का निर्माण हुआ यहाँ पर, वो बड़े ही सिस्टमैटिक वे में हुआ, और वो सिस्टमैटिक वे का निर्धारण किया गया रोड के नेटवर्क से। हड़प्पा के जो रोड आप देखते हो, जो एंट्री पॉइंट यहाँ से भी देखो या यहाँ से भी देखो, तो सारे रोड्स जो हैं वो लगभग एक ग्रिड सिस्टम को बना रहे हैं। सब रोड जो है आपस में मिल रहा है एक चौराहे पर, और यहाँ से फिर जो है आप देखोगे बीच बीच में फिर दूसरा दूसरा रोड जो है वो निकलता जा रहा है। तो इस तरीके का ग्रिड सिस्टम इन्होंने बनाया था, जिसमें मुख्य सड़कें ज्यादा चौड़ी थी, जो आंतरिक सड़कें थी, गली के जो रोड थे वो अपेक्षाकृत कम चौड़े थे। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सारे रोड्स अपने आप को 90 डिग्री के एंगल पे कट कर रहे थे। दूसरी बात कि मेन रोड जो था उस पे किसी भी मकान का डोर ओपन नहीं हो रहा था, रास्ता नहीं मिल रहा था। इस तरह के कंस्ट्रक्शन को कई बार ऑक्सफोर्ड सर्कस भी कहा जाता था। ठीक है। अब ये कंस्ट्रक्शन आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये मेन रोड है और यहाँ पे ये गलियां बनी हुई हैं, और जो मकान है वो इस तरह के छोटे छोटे गलियों में ओपन हो रहे हैं, यहाँ से लोग मेन रोड पे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही सिस्टमैटिक वे था वहां पे हाउस के फॉर्मेशन का। इसके बाद यहीं पे जो मकान बनाए गए थे, हाउस स्ट्रक्चर, उसको भी देखना जरूरी है। ये शहर अपने आप में विशिष्ट था, क्योंकि यहाँ पे मकानों का जो निर्माण हुआ वो बर्न ब्रिक्स, मतलब कि जो ईंट थी वो पकाए हुए ईंट थे, पकाए हुए ईंटों से इन्होंने घर बनाया। लेकिन उसी समय अगर आसपास हम देखें मिस्र की सभ्यता और उसके विशालकाय पिरामिड को, तो मिस्र का इतना बड़ा पिरामिड पकी हुई ईंटों से नहीं बना है, बल्कि कच्ची ईंटों से बना हुआ है। हालांकि मेसोपोटामिया जो दजला फरात पे हम लोग देख रहे थे, वहां पे पक्की ईंटें मिली हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। यहाँ की जो ईंटें मिली हैं वहां पे पक्की ईंटों की संख्या बहुत ज्यादा है। हालांकि ये भी ध्यान रखना होगा कि यहाँ पे हमको ब्रिक क्लिंस, मतलब कि जो ईंट भट्ठे होते हैं वो नहीं मिले हैं। तो इसका इतिहासकार तर्क देते हैं कि वास्तव में ये लोग एक जगह, गांव में जैसे होता है, ईंट बना के एक जगह इकट्ठा कर लिए, फिर उसको गर्म कर लेते थे, कुछ लकड़ी वगैरह डाल के। लकड़ी यहाँ पे बहुत ज्यादा होता था, फर्टाइल लैंड था, और जब वो पक जाता था तो फिर उसको हटा दिया जाता था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इस पूरे पार्ट में आपको ईंटें तो मिलेंगी, लेकिन ईंट के भट्ठे नहीं मिलते। मकान आमतौर पे सिंगल स्टोरी भी होते थे, डबल स्टोरी भी होते थे, और उसके बीच में एक कंट्री यार्ड, मतलब कि छोटा सा आंगन भी हुआ करता था। अब आते हैं इसकी मकान की जो विशेषता थी, एक और बड़ी महत्वपूर्ण विशेषता थी, वो था ड्रेनेज सिस्टम, यानी जल निकास की प्रणाली। हर एक मकान आप देखोगे तो वो नाली से इस तरीके से वेल कनेक्टेड था, और ये नाली जो था वो मेन शहर के नाली से जुड़ता था। और यहाँ पे खास बात यह है कि ये जो कनेक्टेड था वो वास्तव में बाथरूम हुआ करता था, और हर एक मकान का अपना एक इंडिपेंडेंट बाथरूम भी था, और उसी बाथरूम से ये वेल कनेक्टेड होकर जाते थे। कालीबंगा में तो बाथरूम के बगल में हमको कुआं वेल भी दिखाई पड़ता है। जो स्ट्रीट का मेन, अब जो ये नाली देख रहे हो, मेन ड्रेनेज सिस्टम, ये ड्रेनेज सिस्टम जो था उस पर
इस तरीके से कवर्ड था पूरा, अभी ये अनर्थ हो गया है। तो उस कंडीशन में ये ढका हुआ था सीवर का पूरा लाइन, जिस तरीके के आज के कंस्ट्रक्शन हम लोग देखते हैं। तो कुल मिलाकर ये साफ सफाई स्वच्छता पर बहुत ध्यान देते थे। वाटर लॉगिंग की समस्या यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि इन्होंने वाटर मैनेजमेंट के एक बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अपनाया था। इस तरीके से कुओं का निर्माण भी इन्होंने लगभग हर एक घरों में किया था। तो एक बहुत ही उन्नत सभ्यता हमको दिखाई पड़ती है इन टर्म्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं कि भाई घर था तो कुछ ना कुछ तो बर्तन खाना पीना भी तो यूज करते होंगे। तो घर में इन्होंने पोट्री बनाने की, जो मिट्टी के बर्तन थे उसका एक बहुत अच्छा सिस्टम डेवलप किया था। यहाँ कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे और इनका निर्माण होता था चाक पर। ठीक है, ये पॉटर्स व्हील इन्होंने इन्वेंट कर लिया था। पॉटर्स व्हील एक्चुअली बहुत पहले आ चुका था। तो यहाँ भी पॉटर्स व्हील हमको दिखाई पड़ता है। और यहाँ पे जो कलर्स रहे, जो मिट्टी के बर्तन बनाए गए, वो या तो रेड कलर के बन रहे थे या रेड और ब्लैक मिक्स बन रहे थे, मतलब काले और लाल मृदभांड जिसको कहते हैं वो दोनों बन रहे थे। साथ में इस पे डेकोरेशन भी हो रहा था। तो यहाँ काफी उन्नत जो है वो पॉटरी का यूज किया जा रहा था। इस पॉटरी पर बहुत सारे सिंबल्स बने होते थे। कहीं पे बर्ड्स का सिंबल है, कहीं पे हम देख रहे हैं कि कुछ और भी चीजें जो हैं वो दिखाई पड़ रही हैं। इनका शेप साइज भी अलग हुआ करता था। तो कुल मिला के इन्होंने अपनी पूरी व्यवस्था बनाकर रखी थी। अब चले हम लोग इस टॉपिक के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जो इसका एक थोड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देख ले। तो देखो, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ का बहुत क्लियर नहीं था। अभी तक उसके कुछ एविडेंस नहीं मिले हैं कि वहां पे एक डायनेस्टी या कुछ ऐसे रूलर हुआ करते थे। तो लोगों ने ये अनुमान लगाया है, हिस्टोरियन ने, कि यहाँ पे वास्तव में मर्चेंट रूल कर रहे थे, व्यापारियों का शासन था। और इस बात का प्रमाण जो है वो इनके रहन सहन व्यवस्था से मिलता है, हथियारों का अभाव मिलता है। तो यहाँ पे संभावना व्यक्त की जाती है कि ये इस तरह के मर्चेंटों के शासन में होंगे। अब हमने नगरीय व्यवस्था को तो देख लिया, लेकिन इसकी ग्रामीण स्थिति कैसी थी? अगर हम बात करें तो शहर तो हमको 6 ही मिले, लेकिन इसका विस्तार हमको दिख रहा है लगभग 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर पे। तो शहरों का निर्माण तो तभी होता है जब गांव जो है वो इतने सक्षम हो, इतने उत्पादन कर रहे हो कि शहरों की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाए। शहर वास्तव में व्यापार के केंद्र, बाजार केंद्र होते हैं। तो कहीं भी शहर द्वितीयक आवश्यकताओं की, सेकेंडरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है, वहीं पे जो विलेज है वो प्राइमरी नीड्स को फुलफिल करता है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता में ग्रामीण क्षेत्र भी बहुत विस्तृत था। अभी तक बहुत एविडेंस नहीं मिले हैं, लेकिन ये जो गांव थे वो पूरा गांव एग्रीकल्चर के लिए फेमस था। यहाँ पे हर एक क्षेत्र में बहुत सारे लोग रहा करते थे। इस तरह के लोग गांव में रहा करते थे। जो एग्रीकल्चर हुआ करता था, इसके बारे में सबसे पहले सिकंदर के इतिहासकार, जो सिकंदर लगभग 300 बीसी में चंद्रगुप्त के समय आया था, उस सिकंदर ने के इतिहासकार ने इसकी एक बार टिप्पणी की थी कि ये सिंधु इंडस वैली जो था वो काफी ज्यादा फर्टाइल हुआ करता था। और उस फर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण था यहाँ पे बाढ़ का आना। हर एक साल नदियों में बाढ़ आते थे, जिसके कारण इस पूरे क्षेत्र पर नवीन जलोढ़ मृदा, न्यू एलोवियल सॉइल का डिपॉजिट होता था। और उस डिपॉजिट होने से यहाँ की फर्टिलिटी कई गुना बढ़ जाती थी। अब इस पोटेंशियल फर्टिलिटी का ये लोग जो था वो बड़े अच्छे तरीके से लाभ लेते थे। आमतौर पे जो नवंबर का महीना होता था, जब पानी उतर जाता था, तो कुल मिला के ये अपना खेती वगैरह शुरू कर देते थे। और अप्रैल आते आते ये सारा फसल काट के रख लेते थे। तो इस तरीके से ये अपना एक जो साइकिल था, क्रॉपिंग साइकिल, उसको पैटर्न को डेवलप कर चुके थे। ये लोग छोटे छोटे जो था वो नालों का निर्माण करते थे। यहाँ वर्ड थोड़ा सा याद रखिएगा, कैनाल्स और नाला। जो कैनाल्स थे, कैनाल्स मतलब नहरी सिंचाई का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन नाले मिले हैं। जो अफगानिस्तान और बलूचिस्तान का क्षेत्र है, वहां पे इनको नाला या गबरबंद भी कहा जाता है। इनसे पानी नदियों से निकालकर
ले जाया जाता था खेतों तक। ठीक है। अब यही पे ध्यान रखना है कि आमतौर पे यहाँ पे जो खेती हुआ करती थी, ये खेती आसपास के क्षेत्रों में हुआ करती थी। जल संरक्षण की यहाँ पे बहुत व्यापक योजना थी। आप देख सकते हो यहाँ पे इन्होंने वाटर को स्टोर करके रखा है पूरा, और जब जरूरत पड़ता था तो इस तरह से इन्होंने इसी से निकालकर अलग अलग एरिया में पानी को सप्लाई किया हुआ है। ये इनका वाटर का रिवर फ्लो कर रहा है। तो पूरे एरिया को एक तरह से इन्होंने ड्रेन कर रखा था, सिंचाई की पूरी व्यवस्था करके रखा था, और यहीं से जो फसल आते थे उनको भेजा जाता था शहरों में बेचने के लिए। अब जो शहर की व्यवस्था थी वो कुल मिलाकर गांव पर निर्भर थी। एग्रीकल्चर में हम देखते हैं कि इन्होंने हल और बैल का प्रयोग किया था। हल और बैल का प्रयोग किया, लेकिन हल नहीं मिलता है। हल इसलिए नहीं मिलता है कि हो सकता है कि उन हलों का निर्माण लकड़ी से किया गया होगा। ठीक है। तो हल लकड़ी से बने थे, लेकिन हम लोगों को हल रेखा, हल से बना हुआ लाइंस मिलता है, जिसको फरो कहते हैं। फरोज, फ्यूरोज या फरोज। फरोज डिस्कवर्ड हुआ है, और ये डिस्कवर्ड हुआ है कालीबंगा से, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। दुनिया में पहली बार हल रेखा के प्रमाण, फरोज लाइन मिले हैं कालीबंगा से। तो ये एक यूनिक फीचर था। वुडन प्लग शेयर ये यूज करते थे, लकड़ी के हल। जहां तक रही अनाज की, तो अनाज में हम लोग लगभग जितने अनाजों को जानते हैं उसमें लगभग सारे अनाज ये उगा लेते थे, जैसे व्हीट, गेहूं, बार्ले, जौ, पीस मतलब मटर, और सिसम और मस्टर्ड वगैरह, तिल और सरसों भी ये, मतलब तिलहन भी उपजाते थे और दलहन भी उपजाते थे, सारा ये किया करते थे। हाँ, ध्यान रखना है यहाँ पे मक्का, जो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, मेज। मक्का की खेती हमारे यहाँ पहले नहीं होती थी, और इसीलिए सिंधु घाटी में भी नहीं मिलती। मक्का हमारे यहाँ पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था, और इसीलिए यहाँ पे ये सब चीजें नहीं मिलती। जो बार्ले है, जौ है, वो बनबाली से मिला है, बहुत अधिक क्वांटिटी में मिला है। लोथल एक ऐसा क्षेत्र था जहां से चावल की खेती के भी प्रमाण मिलते हैं। वहीं पे कॉटन, कॉटन जो सूती कपड़ा, ऋतिक रोशन ने ये पहन के रखा है, ये देखो कॉटन का ही कुछ बना के रखा है। तो ये जो कॉटन फैब्रिक था वो सिंधु घाटी के लोग बनाने लगे थे। और ये सिंधु घाटी का जो कॉटन था, जब पहुंचता है ग्रीक, जो यूनानी लोगों के पास ये जाता था, तो उस समय ग्रीक और इजिप्टियन इसको कहा करते थे सिंडोन। सिंधु नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे से आने के कारण इसे सिंडोन कहा गया। अब आते हैं कुछ और चीजें, एनिमल्स के बारे में देख लेते हैं। इन्होंने हर तरह के जानवरों का पालन किया था, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, गधा, शेर, सब जानवर यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं, सुअर, एलिफेंट। लेकिन उसमें हम्प्ड बुल मतलब कि कुबर वाला सांड बहुत प्रिय इनका हुआ करता था। जहां तक हॉर्स की बात रही, घोड़े की बात रही, तो घोड़ा के बारे में संदिग्धता बनी हुई है। टेराकोटा पर घोड़ा का जो कुछ सिंबल है वो मिला है। वही सुतकोटदा गुजरात में अवस्थित है, जहां से घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है। लेकिन इसके बारे में जो हमारे इतिहासकार हैं उन्होंने पूरी तरह से पुष्ट नहीं किया है कि इस तरीके के घोड़े प्राप्त हुए थे। जहां तक रही अन्य जानवरों की बात, तो शेर जो गुजरात के गिर में दिखाई पड़ता है, वहां अभी शेर भले हैं, लेकिन सिंधु घाटी के समय में शेरों का अस्तित्व नहीं था। गाय के संदर्भ में इतिहासकारों का मानना है कि गाय बहुत ज्यादा महत्व तो नहीं दिया गया, लेकिन जब बैलों को इतना महत्व दिया गया तो गाय के होने से ही तो बैल आएंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे गाय बैल वगैरह हुआ करते थे। राइनोसोरस जो था वो अमरी से उसका अवशेष मिला है। तो ये सारी बातें हम लोग इंडस वैली के बारे में देख रहे थे। इंडस वैली एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक दिन में खत्म नहीं होगा, इसके और भी डायमेंशन है। इसको मैं अगले वीडियो में आपके सामने कुछ इसी तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से रखूंगा। वीडियो को जो आपको इसमें अच्छा लगा कमेंट करें, और चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जहाँ तक रही ऑनलाइन क्लासेस की, तो जो भी क्लासेज हैं वो सारे क्लासेज
जो फ्री के हैं वो यूट्यूब पे रहेंगे, बाकी पेड कोर्सेज में इसी तरह के पूरे आपको पीपीटी बेस्ड मटेरियल मिलेंगे और इसमें आपने अब तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी हर एक सब्जेक्ट पे लगभग देख रखा है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से नए टॉपिक पर आते हैं और आपको कुछ नई जानकारियां, गुणवत्तापूर्ण जानकारियां उपलब्ध करवाते हैं। धन्यवाद।